नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम ये मान के चल सकते हैं इस वीडियो को देखने वाले ज़्यादातर विद्यार्थी का जेपीएससी पीटी जो है वो क्वालिफाई हो गया होगा और वो मेंस की तैयारी में लगे हुए होंगे और उसी संदर्भ में ये वीडियो जो है आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनका पीटी क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन उनको इतना तो समझ में आया इस एग्जाम के प्रोसेस से कि अपने आप को हमेशा तैयार रखना है। और जिनका पीटी का तैयारी नहीं हुआ है या मेंस का तैयारी नहीं हुआ है, तो ये जो समय उनको मिल रहा है उसमें अपने आप को तैयार कर रहे हैं। देखिए, अभी आपको बहुत सारे मेंस रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, तो अगर आपका मेंस तैयार नहीं है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर इसको अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। या आप ऐसा नहीं है कि हमारे वीडियो ही देखिए, आप दूसरे के भी वीडियो देखिए, क्योंकि अभी मेंस रिलेटेड वीडियो जो है बहुत सारे आएंगे। और अगर आपका मेंस का तैयारी होगा तो कभी भी आपको ये परेशानी नहीं आएगा कि आप पीटी पास कर जाइएगा और उसके बाद आपको लगेगा कि मेंस का तैयारी कैसे करें। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जो पीटी क्वालिफाई किए उससे आप बात करके देखिए, बस एक ही दिन खुशी हुआ, जिस दिन रिजल्ट आया उनको बहुत खुशी हुआ कि हम चलिए पीटी पास कर गए, लेकिन दूसरे दिन से उसका परेशानी बढ़ेगा कि आखिर इतने लिमिटेड टाइम में हम अपने आप को तैयार करें तो करें कैसे, है ना। तो उनको तो बहुत सारा स्ट्रैटेजी बताया जा रहा है। हम लोगों का बस यही स्ट्रैटेजी है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि अगर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कीजिएगा तो अल्टीमेटली आप एग्जाम हॉल में जाइएगा, ब्लैंक हो जाइएगा, कुछ नहीं लिख पाइएगा, फिर आप कितना पढ़ रहे हैं उसका कोई मायने मतलब नहीं रहता है। और इसीलिए हम लोग भले लिमिटेड चीज यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं। कोशिश करेंगे अब अपने आप को थोड़ा सा रेगुलर रखने का, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे चीजों को ऑर्गेनाइज करने में टाइम लग गया। इसलिए ये वीडियो जो है 8 से 9 दिन के बाद यहाँ पे हम लोग अपलोड कर रहे हैं। अब प्रयास करेंगे रेगुलर जो है वो वीडियो अपलोड करें, और ये चीज आप लोगों के रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करता है कि आप लोग इस वीडियो को कितना रिस्पॉन्स यहाँ पे दे रहे हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज का हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सैंपल आंसर है उसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आज के इस प्रश्न में, जो कि यूपीएससी 2014 में पूछा गया था, उसमें क्या पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये टॉपिक है द गजनवीड इन्वेजन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रश्न ऑलरेडी बना चुके हैं और एक प्रश्न जो है अलबरूनी से संबंधित आज यहाँ पे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बोलता क्या है कि अलबरूनी की किताब उल हिंद, जैसे कि आप लोगों को वीडियो में बताया गया था किताब उल हिंद के बारे में, तो एक किताब लिखे थे किताब उल हिंद, तो भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन दो वर्ड आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। पहला तो स्रोत दिया गया है, यानी कि सोर्स, मतलब किसी चीज के बारे में आपको जानना है तो उसके लिए आपका क्या होता है, सोर्स होता है। जैसे कि आप हिस्ट्री के बारे में जानना चाह रहे हैं तो हिस्ट्री का किताब लेते हैं, तो आपके लिए वही हिस्ट्री का जो किताब है आपका जानने का स्रोत है। उसी तरह से है ना, बहुत सारे आपके पुरातात्विक स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत होते हैं, जो यात्री आते हैं उनका यात्री वृतांत होता है, कुछ लिख के जाते हैं, उससे आप बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं, तो वो हम स्रोत के तौर पे जान सकते हैं। दूसरा एक वर्ड आता है कि मूल्यांकन, जिसको यहाँ पे बोला गया है इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब क्या होता है, इसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। एक आध दो क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए हम बार बार कहते हैं कि पहले प्रश्नों को समझिए, उसके बाद उसका आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। नहीं तो क्या होता है, एटेंडम हम लोग लिखने लग जाते हैं और ये हम लोग मतलब गलती कर बैठते हैं कि पूछता कुछ और है और लिख देते हैं हम कुछ और इस तरह से उम्मीद करते हैं ज्यादा नंबर का, जो कि हम लोगों को मिलता नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, गूगल सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाता है इवेल्युएट मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ फैक्ट्स एंड देन फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समथिंग। मतलब सबसे पहले आप तथ्यों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या तथ्य दिया गया है। तो तथ्यों का सबसे पहले क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, और अध्ययन करने के बाद किसी चीज के बारे में यहाँ पे आपका राय बनता है। जैसे कि आप किसी के बारे में जानना है तो सबसे पहले वो किस तरह का है, क्या है, हम उसके तथ्य को जानते हैं, फैक्ट को जानते हैं, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसको जान लेते हैं, और उसके बाद अपना एक राय बनाते हैं, अच्छा है, बुरा है, या किस तरह से था, आप अपना एक राय बनाते हैं, एक ओपिनियन बनाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले किताब उल हिंद के बारे में लिखना है कि किताब उल हिंद क्या है, इसमें क्या क्या चीज हमको जानने को मिलता है, क्योंकि इतिहास के स्रोत के रूप में, तो इतिहास के बारे में हमको क्या जानने को मिलता है, उस समय के बारे में क्या जानने को मिलता है, ये सारा चीज आपको बताना होगा। और उस तथ्य को बताने के बाद आपको इसका मूल्यांकन करना होगा कि ये तथ्य कितने सही थे, कितने गलत थे, क्या इनमें लिमिटेशन था, क्या लिमिटेशन नहीं था। यही चीज को यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। तो जैसा कि आप लोगों को हमेशा यहाँ पे कहा जाता है कि इतना लंबा चौड़ा आंसर लिखने के लिए 700-800 शब्दों में आपको चीजों को लिखना है, तो आप क्या होते हैं ना कि अगर इसका सिनॉप्सिस नहीं बनाते हैं तो आपको गड़बड़ाने, आपका जो आंसर राइटिंग है वो गड़बड़ाने का ज्यादा चांस रहता है। पता चलता है जो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना था वो लास्ट में लिख रहे हैं, या लास्ट वाला बीच में चला जा रहा है, या हो सकता है एक ही फैक्ट जो है दो बार रिपीट हो जा रहा है। और एग्जाम के प्रेशर में तो ये होता ही होता है। इसीलिए हम आपको बोले थे कि मोटा मोटी आपको 30 से 35 मिनट एक आंसर लिखने के लिए टाइम मिलेगा।
और इस 30 से 35 मिनट में आप कम से कम 3 से 5 मिनट टाइम निकालिएगा आंसर का सिनॉप्सिस लिखने में। अगर आपका सिनॉप्सिस लिखा हुआ रहेगा तो आगे जो आधा घंटा आप लिखिएगा आंसर, वो आपका बेहतर होगा और उसमें किसी तरह का गलती होने का चांस जो है वो बहुत ही लिमिटेड होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं सिनॉप्सिस में आखिर ये जो आंसर हम लोग लिखेंगे उसका आंसर का फॉर्मेटिंग जो होगा वो कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पे परिचय या पृष्ठभूमि हम लोग लिखते हैं, और इस परिचय या पृष्ठभूमि में हम क्या लिखेंगे वो भी हम यहाँ पे स्पष्ट लिख दिए ताकि एग्जाम के दौरान हम किसी तरह का जो तथ्य है उसको ना भूलें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखे इतिहास को जानने के कई स्रोत। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे परिचय में कि बहुत सारे स्रोत में से एक साहित्यिक स्रोत है, और वही साहित्यिक स्रोत का एक प्रकार है, एक मतलब एग्जाम्पल है क्या, किताबुल हिंद। तो उस तरह से किताबुल हिंद के बारे में थोड़ा सा परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, कौन भाषा में कितना चैप्टर है, किस किस चीज के बारे में यहाँ पे लिखा गया, वो सब सारा चीज इंट्रोडक्शन देंगे। और इस तरह से मेरा जो परिचय है वो उसका पार्ट खत्म हो जाएगा। अब मेरा आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी में हम क्या करेंगे, अब चूंकि देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन तो यूपीएससी का है 2014 का, यहाँ पे आपको मोटा मोटी 200 से 250 शब्दों में आंसर देना है। लेकिन आपको पता है कि हम लोग जो जेपीएससी में एग्जाम देते हैं उसमें 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, और 40 मार्क्स में हम लोगों को कम से कम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं 700 से 800, 1000, 1200 तक आप ज्यादा ज्यादा जा सकते हैं। आपका राइटिंग स्पीड कितना है ये चीज आप पे डिपेंड करता है। दूसरा चीज है क्या पूछा जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है आप 600 वर्ड या 700 वर्ड में ही चीजों को एक्सप्लेन कर पाए, तो उतना भी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन कभी कभी चीजों को एक्सप्लेन करते करते आपका 1000-1200 भी चला जाता है, तो वो भी कोई गलती नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिमिट स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है। लेकिन आपका स्पीड जो है वो कितना भी ज्यादा रहे, आपको प्रयास करना है 1200 शब्दों से ज्यादा नहीं लिखने के लिए, नहीं तो फिर लास्ट का क्वेश्चन जब लिखिएगा तो पता चलेगा शुरुआत वाला तो बहुत अच्छे से लिखे, लास्ट वाला ठीक से लिख नहीं पाए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे मेन बॉडी में हम लोग क्या लिखेंगे, अलबरूनी का परिचय लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको थोड़ा सा डिटेल में जा रहा है या ज्यादा शब्दों में लिखना है इसलिए, और नहीं लिखना होता तो हम अलबरूनी का परिचय यहाँ पे डालते नहीं। दूसरा आप लिखेंगे किताबुल हिंद के से क्या क्या प्राप्त जानकारी है, यहाँ तो थोड़ा सा हम परिचय देंगे इंट्रोडक्शन में, यहाँ पे डिटेल वाइज यहाँ पे समझाएंगे कि किताबुल हिंद से हमको किस किस चीज के बारे में जानकारी मिलता है, और उसी में से यहाँ पे हम लिखना प्रारंभ करेंगे कि क्या क्या चीज पता चलता है। तो हेडिंग हमारा होगा प्राचीन परंपराओं और समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के बारे में सबसे पहला चीज हमको पता चलता है। अब ये जो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण है उसमें क्या क्या पता चलता है वो भी हम यहाँ पे छोटे छोटे अक्षर में लिख लेंगे, ताकि हमको इसके अंतर्गत लिखने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं। वर्ण है, अत्यंज है, विवाह के बारे में लिखेंगे, महाभारत के बारे में लिखेंगे, और इस तरह से मेरा ये पैराग्राफ जो है कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है शिक्षा, क्षेत्रीय भाषा और लिपियों की जानकारी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, स्लेट और खड़िया का प्रयोग किया जाता था, रेशमी कपड़ों में लिखने का प्रयोग किया जाता था, हिंदू की लिपि के बारे में हम थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करेंगे, फिर क्षेत्रीय लिपि किस तरह से थे, कौन कौन सा क्षेत्रीय लिपि था, ये सब सारा चीज हम यहाँ पे बताएंगे, और इस तरह से मेरा ये वाला जो बिंदु है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर खगोल शास्त्र, कीमिया और माप विद्या और आयुर्विज्ञान। इसमें कीमिया एक नया वर्ड आता है जो कि ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, तो हम लोग प्रयास करेंगे ये जो कीमिया वर्ड है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो इस तरह से कीमिया वर्ड को यहाँ एक्सप्लेन किया जाएगा, और यहाँ पे जो भी माप विद्या है या आयुर्विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगा तो उसको हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। फिर धर्म के मामले में शिक्षित वर्ग और जनसाधारण के बीच क्या अंतर विरोध था उसको हम लोग लिखेंगे, और फिर आर्थिक जानकारी के बारे में लिखेंगे कि है ना क्या किताब में उल्लेख किया गया है। इसी में आता है टैक्स का क्या नियम था और आय विभाजन संबंधी क्या विचार थे अलबरूनी के, उसको हम लोग लिखेंगे। लास्टली यहाँ पे लिखेंगे है ना प्राकृतिक भूगोल का वर्णन, और यहाँ पे एक चीज छूट गया है मूल्यांकन, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, मूल्यांकन ही करना है। तो जो भी तथ्य यहाँ पे हम यहाँ पे फैक्ट जो है बताएंगे उसके आधार पे हम ये बताएंगे कि क्या इसमें लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन नहीं, हम है ना कितना इस पे है ना आंख मूंद के तो ऐसा नहीं है कि है ना जो लिखा है उसको मान ही ले, हो सकता है कुछ अतिरिक्त टाइप से यहाँ पे क्या किया गया है, लिखा गया है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सब सारा चीज हम लोग एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर का फॉर्मेटिंग जो है वो देख लिए। अब यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ जैसा कि बोला गया परिचय में हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, स्रोत के बारे में जानेंगे, लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा किताबुल हिंद के बारे में लिखेंगे। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे हम चीजों को यहाँ पे पहले पढ़ देते हैं और उसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इतिहास को जानने के लिए प्रमुख स्रोत में कौन कौन सा स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है, और इसको हम जो है ब्रैकेट में लिख दिए, अभिलेख है, मुद्रा है, स्मारक है ना, ये सब आपका पुरातात्विक स्रोत है। दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य, जिसमें आपका धार्मिक साहित्य होता है, और दूसरा जो होता है वो लौकिक साहित्य होता है, तो धर्म के बारे में होता है, और एक जो है ना जो आपका ये राजा महाराजा ये जो लोक है उसके बारे में होता है।
फिर एक होता है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है यात्रा वृत्तांत। हम लोग जानते हैं कि अरब से आए थे बहुत सारे यात्री, चीन से आए थे यात्री, तो ये जब आते हैं तो यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। और उसी तरह से अल-बरूनी का भी एक तरह से क्या है, यात्रा वृत्तांत। वो यहाँ आया, यहाँ के समाज के बारे में जाना और उसके बाद वहां पे लिखा। तो इस तरह से यहाँ पे अरबी भाषा में लिखा पुस्तक किताबुल हिंद में 1017 से 1030 ईस्वी के बीच का अल-बरूनी द्वारा भारत में जिस रूप से देखा गया, अनुभव किया गया, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आलोचनात्मक वर्णन है। तो कुल मिला के आप बता दिए यहाँ पे कि 3 प्रकार के स्रोत होते हैं। तीनों को थोड़ा थोड़ा हम ब्रैकेट में एक्सप्लेन कर दिए और उसके बाद बता दिए उन्हीं में से एक साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है कौन, किताबुल हिंद। और किताबुल हिंद जो है, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम कुछ कुछ फैक्ट यहाँ डालने का प्रयास किए। पहला कि अरबी भाषा में लिखा गया था, दूसरा कितना समय के बारे में ये बताता है, तो 1017 से लेकर 1030 के समय के बारे में बताता है। आपको पुराना वीडियो देखेंगे तो पता होगा कि मोहम्मद गजनी के साथ यहाँ पे आया था और उसी के संदर्भ में ये जो है भारत घूमता है ना, उनके साथ आता है और भारत आता है और भारत का जो उस समय का सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति था उसके बारे में लिखता है। अब यहाँ पे है ना थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन में हम आगे जाते हैं और लिखते हैं इस पुस्तक में तात्कालीन भारत की सांस्कृतिक अवस्थाओं की चर्चा की गई है। यह पुस्तक 80 अध्यायों में, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया था, अगर पुराना वीडियो आप देखेंगे तो पता होगा, बांटा हुआ है, जिसमें धर्म और दर्शन, अब देखिए क्या क्या चीज के बारे में इस 80 चैप्टर में दिया गया है। 80 चैप्टर है, तो यहाँ पे धर्म है, दर्शन है, त्योहार है ना, खगोल विज्ञान है, कीमिया है, रीति रिवाज है, प्रथा है, सामाजिक जीवन, भार तौल और मापन विधि है, मूर्ति कला है, कानून है, माप तंत्र विज्ञान है। तो 80 चैप्टर तो आपको बताना है नहीं, इसमें कुछ लिमिटेड चीज जो है किताब में हमको लिखे हुए मिलते हैं, जिसमें 700 से 800 वर्ड में हमको लिखना भी है। तो जो जो इंपॉर्टेंट होगा उन सबको यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको है ना मेन बॉडी में आना है। मेन बॉडी में यही बताना है कि ये जो किताबुल हिंद है उससे हमको क्या क्या जानकारी मिल रहा है। सबसे पहले तथ्य बताएंगे और तथ्य बताने के बाद उसका मूल्यांकन करेंगे कि कितना हम इस पे विश्वास कर सकते हैं और कितना विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया गया अल-बरूनी का जन्म। जैसे कि हम बोले कि मेन बॉडी में जब आएंगे तो चूंकि आंसर को हमको थोड़ा सा लंबा ले जाना है, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या कर देंगे, सॉरी मेन बॉडी में हम क्या करेंगे, अल-बरूनी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि आखिर अल-बरूनी कौन था और ये कैसे मोहम्मद गजनी के हाथों में आता है और भारत के संपर्क में आता है। तो ये चीज ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लिखे हैं तो यहाँ पे पढ़ के बता देते हैं। आधुनिक उज्बेकिस्तान में ख्वारिज्म में सन 973 ईस्वी में हुआ। 1017 में अल-बरूनी मोहम्मद गजनी के दरबार से संबंध हो गए और जब महमूद ने भारत पर चढ़ाई की तो वह उसके साथ भारत आए और वह एक महान भाषाविद था और उसने अनेक पुस्तकें लिखी। आपको पता भी था कि बहुत सारे भाषा के बारे में उनको जानकारी था, लेकिन देखिए इसको हमको ज्यादा एलेबोरेट नहीं करना है क्योंकि इसके बारे में सवाल में पूछा नहीं गया। चूंकि हमको यहाँ 700-800 वर्ड में लिखना है, इसलिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए अल-बरूनी के बारे में, जो कि ऑलरेडी आपको बताया गया है। तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस यहाँ पे करने से कोई फायदा भी नहीं है ना, ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे बोलता है संभवतः, ये बहुत सारे किताब लिखा था और यहाँ पे लिखे संभवतः 113 कृतियों की रचना की। तो छोटा छोटा फैक्ट को ना आपको अपने जनरल जब आंसर करेंगे उसमें आपको डालते जाना है, ताकि जो आंसर चेक करे उसको ये भी लगे कि ये ठीक से विश्लेषण भी कर पा रहा है और इसके पास तथ्य भी है ना मौजूद है। तो इस तरह से देखिए 113 रचना है, ये भी हम लिखे हैं। अल-बरूनी मात्र एक इतिहासकार नहीं थे, मतलब जो इतिहास का स्रोत के तौर पे हम इसको पढ़ रहे हैं ना, तो केवल एक इतिहासकार नहीं थे, ये चीज आपको पुराने वाले वीडियो में बताया गया था, बल्कि उनके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों में थी। कौन कौन क्षेत्र में, तो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, वो भूगोल के बारे में भी बहुत कुछ है ना लिखे, तर्क शास्त्र के बारे में लिखे, औषधि विज्ञान के बारे में लिखे, गणित के बारे में लिखे, दर्शन के बारे में लिखे, धर्म के बारे में लिखे और धर्मशास्त्र के बारे में लिखे। तो हम छोटा सा एक पैराग्राफ में अल-बरूनी का परिचय दे दिए कि अल-बरूनी कौन था और इस तरह से उसका जो व्यक्तित्व था वो किस प्रकार का था, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे बताने का प्रयास किए। अब हम यहाँ पे सीधे किताबुल हिंद में आते हैं, क्योंकि आंसर का मेरा मेन बॉडी जो है वो वही होने वाला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इतिहास के स्रोत के रूप में किताबुल हिंद से हमको निम्न जानकारी प्राप्त होती है। तो क्या क्या जानकारी प्राप्त होता है उसको हम सबसे पहले यहाँ पे बताएंगे और ये सब जानकारी प्राप्त होने के बाद इसका मूल्यांकन हम करेंगे कि है ना इसमें जो है ना कितने बात सही तरीके से लिखे गए हैं या कितने जो है, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो कि ऋग्वेद से लिए गए हैं और उसी को सीधे सीधे यहाँ पे लिख दिया गया है। तो वही चीज आपको बताना है, मूल्यांकन करना है, तथ्य के आधार पर अपने राय बताना है। तो प्राचीन परंपराओं पर समाजशास्त्री दृष्टिकोण है ना, ये जो आपको सिनॉप्सिस में हम बताया वही सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे ये जो है ना लिखा हुआ है उसी को यहाँ पे फिर से हम पढ़ देते हैं। यहाँ पे
शिक्षा, क्षेत्रीय भाषा और लिपियों की जानकारी लिखेंगे, खगोल शास्त्र के बारे में लिखेंगे, कीमिया, है ना, माप विद्या और आयुर्विज्ञान। फिर धर्म के मामले में शिक्षित वर्ग जनसाधारण के बीच अंतर विरोध, और आर्थिक जानकारी में हम कराधान के बारे में लिखेंगे और आय विभाजन के संबंधी विचार के बारे में लिखेंगे। फिर है प्राकृतिक भूगोल का वर्णन यहाँ पे करेंगे। तो इस तरह से एक एक करके सबको हम एक्सप्लेन करेंगे, और जब सबको एक्सप्लेन करेंगे तो लास्ट में इसका इवेल्युएट कर देंगे, मूल्यांकन कर देंगे कि कितने तथ्य सही है, कितने तथ्य गलत है। अब हम पहला यहाँ पे लेके चलते हैं। पहला तथ्य हम लोग, पहला क्या फैक्ट पता चलता है किसके बारे में, तो प्राचीन परंपरा के बारे में और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, मतलब भारत का क्या प्राचीन में परंपरा रहा है, समाज किस तरह से था, समाज में क्या मान्यताएं थी नहीं थी, उसके बारे में थोड़ा बहुत है यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। किसकी किताब में, अल-बरूनी के किताबुल हिंद में। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे बताता है। अल-बरूनी ने भारत की जाति प्रथा, नगर तथा धार्मिक नियमों, मूर्तियों और मूर्ति पूजा आदि पर जो चर्चा की, उससे उसकी समाज शास्त्रीय अंतर्दृष्टि का पता चलता है। तो कहने का मतलब है कि वो समाज को बहुत ही गहराई से देखने का प्रयास किया और हर चीज के बारे में लिखा, चाहे वो जाति प्रथा के बारे में हो, चाहे वो है ना नगर जिसमें गया वहां का जो नगर का व्यवस्था था उसके बारे में लिखा, धार्मिक जो नियम थे उसके बारे में लिखे कि शादी विवाह का जो धार्मिक नियम है या और भी बहुत सारे धार्मिक नियम है उनके बारे में लिखता है। फिर है यहाँ पे मूर्तियों और मूर्ति पूजा के बारे में लिखा कि कौन मूर्ति पूजा करता था नहीं करता, आगे अभी आपको पता भी चलेगा आदि के बारे में जो चर्चा की। तो है ना, ये सब के बारे में जब चर्चा करते हैं तो पता चलता है कि वो समाज को बहुत गहराई से देखे और उसके बाद जो है अपना राय जो है वो अपना किताबुल हिंद में लिखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे है ना क्या लिखा हुआ है। अल-बरूनी भारतीय सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए उल्लेख करता है कि भारतीय समाज 4 वर्णों, बस यहाँ पे एक चीज और देख रहे होंगे कि हम कुछ मेन जो फैक्ट है उसको अंडरलाइन किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे अंडरलाइन किए, और इसी तरह से आपको जो स्पीड में आप लिखिएगा उसी स्पीड में मेंटेन करना है कि जहां पे आपको लगेगा कि एग्जामिनर का नजर इसमें आना जाना चाहिए वहां थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर जो है अगर बहुत तेजी से भी आपका आंसर चेक कर रहा है तो भी उस जगह जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वहां पे उसका नजर चला जाए और वो उसको इग्नोर ना करे, क्योंकि आप बहुत मेहनत से चीजों को याद करते हैं और लिखते हैं। अगर बहुत अच्छा तथ्य आप कोई चीज लिखे हैं और एग्जामिनर उसको ध्यान ही नहीं दे तो फिर लिखा हुआ का क्या मतलब रह जाएगा, है ना। चलिए, तो अल-बरूनी भारतीय समाज के जीवन पर प्रकाश डालता है और 4 वर्णों के बारे में चर्चा करता है। ये ऑलरेडी हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज हम लोग पिछले वीडियो में ही पढ़ चुके हैं, बस यहाँ फॉर्मेटिंग देख रहे हैं, है ना। इसके अलावा वह अत्यंजों की 8 श्रेणियों का भी उल्लेख करता है। अब देखिए यहाँ पे 8 श्रेणी के बारे में है ना बताया गया था कि जो 4 वर्ण के अंतर्गत नहीं आते हैं उसको हम लोग अत्यंज कहते थे, है ना। और उस अत्यंज का कितना श्रेणी का उल्लेख किया गया है, 8 श्रेणी का, और ये भी हम वीडियो में बताए थे। अत्यंज पदानुक्रम में शूद्रों के नीचे आते थे तथा वर्ण व्यवस्था के समाहित नहीं थे, यानी कि किसी भी वर्ण, ना ब्राह्मण में, ना क्षत्रिय में, ना वैश्य में, ना शूद्र में, मतलब किसी वर्ण में नहीं आते थे, उसके नीचे आते थे। और इस तरह से कितने अत्यंज थे, तो 8 अत्यंज थे, है ना। किसी विशेष शिल्प या व्यवसाय के सदस्य माना जाता था। तो देखिए समाज और वर्ण व्यवस्था का क्या वर्ण व्यवस्था का क्या स्थिति था उसको ये एक्सप्लेन किए। अब देखिए आपको लगता होगा ना कि 700 से 800 शब्दों में हम कैसे चीजों को लिख पाए, तो इसी तरह से आपको सिनॉप्सिस बनाना है, और जब एग्जाम के समय आप जाइएगा ना तो केवल ये सिनॉप्सिस देखिएगा, तो बाकी चीजों को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से लिमिटेड टाइम में भी आप किसी गलती को किए बिना इसको लिख सकते हैं। इसीलिए हम बोल रहे थे बार बार कि आपको जो है लिखना, और वीडियो में अभी तक आप बने हुए तो उम्मीद करते हैं जो हम समझाने का आपको प्रयास करें वो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा भी। चलिए अब यहाँ पे दिया गया है कि अत्यंज पदानुक्रम में शूद्रों के नीचे आते थे तथा वर्ण व्यवस्था में समाहित नहीं थे, इन्हें किसी विशेष शिल्प, अच्छा ये तो पढ़ दिया आपको ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे दिया गया है अनेक विवरणों से यहाँ पे पता चलता है कि कम से कम वैश्य और शूद्र में कुछ हद तक अंतर जातीय विवाह था। समाज के बारे में आप बता रहे हैं तो शादी विवाह के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए 2 वर्ग जो था ब्राह्मण और क्षत्रिय, उसमें है ना अंतर विवाह आपको बहुत कम देखने को मिलता है, या उसमें है ना अनुमति नहीं मिलता होगा। देखिए यहाँ पे बोलता है शूद्र और वैश्य जो है वहां पे भी कहा जाता है कि अंतर विवाह तो अनुमति नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ हद तक यहाँ पे बोला जाता है अंतर जातीय विवाह देखने को मिलता है। और यहाँ पे बोलते हैं वह कहता है, यानी अल-बरूनी कहता है अंतर विवाह अत्यंजों में आम बात थी। तो जो 4 वर्ण था उसमें प्रथम 2 वर्ण में तो आपको हो सकता है बहुत रेयर केस में देखने को मिलता होगा, उसके बारे में लिखा भी नहीं गया है। हाँ, शूद्र और वैश्य के बारे में लिखा गया है कि कहीं कहीं अंतर जातीय विवाह देखने को मिलता था, लेकिन अत्यंज के बारे में लिखा है कि इसमें तो अंतर जातीय विवाह जो है बहुत कॉमन था, है ना, ये ज्यादातर आपको देखने को यहाँ पे मिलता था। तो इस तरह से आपको चीजों को लेके चलना है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेके चलिए, थोड़ा फैक्ट लेके चलिए, सिनॉप्सिस बनाइए, देखिए बहुत ही बेहतर आप आंसर को लिख सकते हैं बिना परेशानी में गए हुए। अल-बरूनी का कहना था हिंदू जाति के आधार पर
पत्नी रखने की बात ही करते थे, है ना। यहाँ पे बोलता था कि अल बरूनी किताब में लिखा हुआ है कि हिंदू जो है अलग अलग जाति के बारे में उल्लेख किया गया कि कौन जाति या कौन वर्ण के लोग कितने पत्नी रख सकते हैं, और इस तरह से उनकी किताब में दिया गया था कि ब्राह्मण को कितने पत्नी रखने का अधिकार है, 4, है ना। क्षत्रिय को 3 है, वैश्य को 2 है, और शूद्र को मतलब 1 2 3 4 करके ऐसे नंबरिंग कर दीजिए। शूद्र 1 है, वैश्य 2 है, क्षत्रिय 3 है और ब्राह्मण है 4। तो इस तरह से, है ना, कुछ फैक्ट आप याद रखिए, बाकी तो तथ्य है ना, ऐसे है कि आपको ऐसे भी आपको याद रह जाएंगे, केवल चीजों को समझना है। अल बरूनी ने महाभारत के बारे में, जैसे कि यहाँ पे हम सिनॉप्सिस में भी लिख दिए थे कि हमको महाभारत के बारे में क्या करना है, उल्लेख करना है, क्योंकि जब हम 4 वर्ण अत्याचार विवाह के बारे में लिख लिए तो महाभारत हम हो सकता है भूल जाए, लिखने में भूल जाए। अब जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में आ जाएंगे, तब हमको याद होगा अरे महाभारत के बारे में भी लिखना था। अब हम इसको काट के वहां पे नहीं लिख सकते, या वो जो है शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आएगा, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं तो सिनॉप्सिस बनाना जो है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। नहीं तो आप जो है बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हुए भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होता है ना, हम जानते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, चलिए, क्योंकि ऑर्गेनाइज करके हम नहीं लिखते हैं, है ना। अल बरूनी महाभारत पर अपना विवरण दिया है जो प्राकृतिक वर्ण और योग्यता के उत्तरजीविता के सिद्धांत से काफी मिलते जुलते हैं। वह एक जगह लिखता है, यहाँ पे एक जगह लिखता है कि संसार का जीवन वयन और प्रजनन पर निर्भर है, ये दोनों ही प्रक्रियाएं समय के साथ साथ बढ़ती जाती हैं और इनकी कोई सीमा नहीं है, जबकि संसार क्या है, सीमित है। तो इस तरह से यहाँ पे महाभारत के बारे में 2 लाइन जो है वो हम लिख दिए। अब है हम दूसरा जगह यहाँ स्विच कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे प्राचीन परंपराओं का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, यानी समाज के बारे में जो भी चीज यहाँ पे यहाँ पे अल बरूनी के किताबुल हिंद में हमको जानने को मिला, वो सारा चीज हम लिख दिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम स्विच करेंगे शिक्षा, क्षेत्रीय भाषा और लिपि की जानकारी, और इसमें हम स्लेट और खड़िया का उल्लेख करेंगे, क्या है क्या नहीं, रेशमी कपड़े के बारे में, हिंदू लिपि के बारे में, क्षेत्रीय लिपि के बारे में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे लिखा गया है किताबुल हिंद में। किताबुल हिंद से पता चलता है कि उस युग में बच्चे पाठशाला में स्लेट और खड़िया यानी चॉक जो हम बोलते हैं ना का प्रयोग करते थे, अभी भी करता है। अभी तो शायद हमको लगता है बहुत कम करता है डिजिटल, लेकिन आज से 5 साल 10 साल पहले जो है स्लेट और खड़िया का प्रयोग किया ही जाता था। यह भी कि विभिन्न प्रकार के वृक्षों की छाल और पत्तियों के लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। आप ना भोजपत्र के बारे में सुने होंगे, वहां पे बहुत सारा चीज जो है वो लिखा जाता था। तो बस वही चीज को, तो ये सब रटने का जरूरी कहाँ है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि किस जगह किस चीज को लिखना है। तो यहाँ पे वृक्षों का छाल का प्रयोग किया जाता था, पत्तियों का प्रयोग किया जाता था, है ना। रेशमी कपड़ों के टुकड़े भी लेखन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, हालांकि ऐसा केवल विशेष मामलों में होता था। तो जो रेशमी कपड़े होते थे उसमें भी लिखा जाता था। अगर आप पुराने सीरियल राजा महाराजा वाले देखते होंगे, तब देखते होंगे कि कैसे किसी के बारे में कुछ पढ़ना होता था तो इस तरह से मोड़ा हुआ रहता था और कागज को खोला जाता था, और उस कागज बोलते हैं रेशमी कपड़ा को खोला जाता था, और उसमें जो है राजा का जो संदेश होता था उसको पढ़ा जाता था। तो उस तरह से यहाँ पे आप याद कर सकते हैं कि रेशमी टुकड़े में भी कुछ जो है लिखने का प्रमाण देता है कौन, अल बरूनी अपने किताबुल हिंद में। आगे आप देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो बोलते हैं कि अल बरूनी के अनुसार हिंदुओं में लिपि 50 अक्षर की, जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं ना संस्कृत है, देवनागरी है, तो उस समय जो हिंदू लिपि है ना अल बरूनी के जो पता चला, जो कि हिंदू लिपि के तौर पे यहाँ पे ये लिख रहा है, उसमें कितने है ना अक्षर के बारे में बात किए गए, तो 50 अक्षर। तो ये भी एक फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। यह भी उल्लेखित है कि हिंदू बाईं से दाईं ओर लिखते थे, है ना, जैसे कि उर्दू का लिखने का शैली जो है वो अलग है और आपको हिंदी का लिखने का शैली जो है वो अलग है। तो इस तरह से यहाँ पे ये भी याद करने का कोई जरूरी नहीं, आप कॉमनली इसको बहुत इजी वे में जानते हैं। अल बरूनी ने क्षेत्रीय भाषाओं और लिपियों तथा उन क्षेत्रों में जिक्र किया जहां वे इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे आप जानते हैं कि हमारा भारत देश है, इसमें कई भाषा और कई लिपियों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा और लिपि का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे अल बरूनी की किताब में पता चलता है कि कहाँ पे किस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और किस लिपि का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है उस भाषा को लिखने के लिए। एक यहाँ पे लिपि का प्रयोग के बारे में बताया, क्षेत्रीय लिपि के बारे में जब बता रहा है, जैसे हम यहाँ पे बोले थे ना कि क्षेत्रीय लिपि के बारे में आपको डिस्कस करना है, और यही डिस्कस करते करते आपको एक लिपि क्षेत्रीय लिपि का भी उल्लेख कर देना है। तो यहाँ पे देखिए एक क्षेत्रीय लिपि के बारे में यहाँ पे दिया गया है, भैक्षुकी लिपि, है ना, भिक्षु से बना है ना, भैक्षुकी लिपि के प्रयोग का विवरण देता है जो बुद्ध की लिपि है ना थी। तो कहने का मतलब बुद्ध भिक्षु जो रहते हैं ना, बौद्ध भिक्षु, तो उन लोगों का लिपि था, ऐसा करके उल्लेख किया है अल बरूनी। भैक्षुकी किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा न होकर उस क्षेत्र में रहने वाले संप्रदाय की क्या थी, भाषा थी। मतलब ऐसा नहीं है कि झारखंड में रह रहे हैं तो झारखंड की भाषा है, नहीं, झारखंड में रहने वाले कुछ समुदाय है उनका भाषा, जैसे कुड़ुक है, तो कुड़ुक जो है झारखंड का भाषा नहीं है, हाँ, झारखंड में रहने वाले उरांव समाज का वो क्या है, भाषा है। तो बस वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि भैक्षु किसी क्षेत्र में है ना बोली जाने वाली भाषा ना होकर उस क्षेत्र में रहने वाली संप्रदाय की क्या थी, भाषा थी। तो जैसे कुड़ुक जो है उरांव का, उसी तरह से बौद्ध भिक्षु का भाषा जो था वो कौन सा था, भैक्षु, या भाषा से जो लिपि लिखा जाता होगा भैक्षु की लिपि था, है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे जब ये
पॉइंट खत्म कर लिए, शिक्षा, क्षेत्रीय भाषा, लिपि की जानकारी। तब हम लोग अब नेक्स्ट में जाएंगे खगोल शास्त्र, कीमिया, माप विद्या और आयुर्विज्ञान। और इसमें बोला गया कि कीमिया थोड़ा सा नया वर्ड लगता है, तो इसीलिए हम कीमिया को थोड़ा सा क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे और चीजों को यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे कीमिया को ही एक्सप्लेन किए। खगोल है ना शास्त्र या हिंदू शास्त्र में कीमिया, माप विद्या है ना और आयुर्विज्ञान। कीमिया मध्ययुगीन सामाजिक विज्ञान और सट्टा दर्शन तथा जो कम मूल्यवान धातुओं को सोने में है ना बदलने, बीमारी का सार्वभौमिक इलाज खोजने और जीवन की अनिश्चित काल तक बढ़ाने का साधन की खोज पर केंद्रित था। कुल मिला के है ना एक तरह से कहिए जादू टोना वाला चीज था कि मेरा जीवन जो है ना कैसे अमर हो जाए, हम कभी जीवन में मरे ही नहीं। वही चीज यहाँ पे देखिए, जीवन को अनिश्चित काल तक बढ़ाने का है। दूसरा चीज है बीमारी का सार्वभौमिक इलाज, कि ऐसा इलाज खोज दो कि कोई भी बीमार यहाँ पे हो ही ना, ऐसा दवा खोज दो कि इंसान है ना उस दवा को एक बार खा ले तो किसी तरह का जीवन में उसको कोई बीमारी ना हो। इस तरह का खोज जो होता था वो किस सब्जेक्ट में या किस है ना विषय के अंतर्गत होता था, कीमिया। दूसरा चीज है कोई भी सस्ता है ना वस्तु होगा है ना, उसको क्या करना है, सोने में बदलने की प्रक्रिया होता था ना कि ये पत्थर से है ना आप क्या कर दो, पारस का पत्थर है उससे सटा दो तो क्या बन जाएगा है ना, लोहा भी सोना बन जाएगा। तो कुछ इस तरह के बारे में जो है ना हम लोग या मध्य काल में जो पढ़ा जाता था उसको इसके अंतर्गत रख दिया, कीमिया के अंतर्गत रख दिया। तो बस यहाँ पे अगला पैराग्राफ में वही चीज को बताएगा कि राजा को है ना केवल ये बता दिया जाए ना कि अगर किसी बच्चा को या किसी व्यक्ति को जलाने से है ना और उसके बाद उसके राख में है ना लोहा को अगर हम रख देंगे तो वो सोना बन जाएगा, तो यहाँ तक वो राजा इतना अंधा रहता था कि किसी इंसान को भी जिंदे वो क्या कर सकता था, जला सकता था। मतलब अंधविश्वास से भरा हुआ था है ना, कुछ भी कर सकता था ये लोग। उसी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन किए। कीमिया के संदर्भ में उसने ऊर्ध्वपातन है ना, भास्नीकरण और अब्रक का मोम लगाने की प्रक्रिया का जिक्र यहाँ पे किया है। तो इस तरह ऊर्ध्वपातन के बारे में आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि कैसे कपूर है सीधे ठोस से गैस चल जाता है। तो यही सब सारा चीज यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा बहुत यहाँ पे है ना आप देख लीजिएगा। उसने रसायन के छद्म विज्ञान पर भी व्यंग्य किया। देखिए रसायन का अगर केमिस्ट्री आप कहिएगा तो केमिस्ट्री में कीमिया वर्ड आता है, और कीमिया मतलब जो होता है एक तरह से क्या होता है, काला। तो काला जो होता है जैसे होता है ना कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये कैसे मिला और कैसे जल बन गया, ये आपको आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो बहुत सारा चीज अदृश्य होता है, इसीलिए यहाँ पे वो व्यंग भी करता है किसपे, है ना, रसायन विज्ञान। छद्म मतलब वही है ना कि आपको दिख कुछ रहा है और है ना हो कुछ रहा है। और वह कहता है कि यदि मिथ्या रसायन शास्त्री सोना बनाने की कोशिश करते और राजा को तरकीब बता देते कि बच्चे को आग में झोंक दो, तो वह इस प्रकार का जघन्य अपराध करने का संकोच नहीं करते। मतलब एक थ्योरी खोजेगा कौन, यही जो मिथ्या रसायन शास्त्र, मतलब कहने का झूठा है ना, राजा कहना है ना कुछ हम ऐसा बता दे तरीका कि राजा जो है बहुत सोना, ज्यादा से ज्यादा सोना बना सकता है, और उस तरीका में अंधविश्वास भरा है ना घटना भी अगर करने को कहा जाए या काम करने को कहा जाए तो राजा इससे पीछे नहीं छूटते हैं। जिसका एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर बच्चे को आग में भी झोंक देने का बात किया जाएगा ना तो राजा इस प्रकार के भी जघन्य अपराध करने से क्या होता है, पीछे नहीं हटता है। तो इस तरह से है ना कीमिया के अंतर्गत ये है, मध्य है ना युगीन ये है ना सब्जेक्ट था। अभी इसका कोई उल्लेख मिलता नहीं है बहुत ज्यादा, है ना। भारत में वह लिखता है कि हिंदुओं ने विज्ञान तथा साहित्य की है ना क्षेत्र में अनेक शाखाओं का विकास किया, लेकिन बहुत ज्यादा हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, किताब में भी नहीं लिखा रहता है कि बहुत ज्यादा लिखेंगे तो पता चला अल बरूनी का किताब हिंदी लिखा गया, ठीक ना। तो हमको यहाँ पे 700 से 800 शब्दों में चीजों को लिखना है। धर्म के मामले में शिक्षित वर्ग और जनसाधारण के बीच अंतर विरोध, तो जैसे कि यहाँ पे है खगोल शास्त्र खत्म हो गया। अब धर्म के मामले में शिक्षित वर्ग और जनसाधारण के बीच, मतलब जो शिक्षित है वो क्या मान्यता रखते हैं और जो जनसाधारण इंसान है वो क्या मान्यता रखता है, उसके बारे में यहाँ पे क्या किया गया है, आपका दिया गया। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे बोलता है अल बरूनी उल्लेख करता है कि शिक्षित जनों की संकल्पना एकेश्वरवादी थी, यानी कि एक ही ईश्वर को वो क्या करते थे, मानते थे। तो जो शिक्षित थे वो एक ईश्वर को मानते थे, जबकि आम जन मूर्ति पूजा व्यापक रूप से प्रचलित थी। जो आम जन थे वो क्या करते थे, मूर्ति पूजा था। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस आप याद कर लीजिए कि जो शिक्षित थे वो एकेश्वरवादी करते है ना, पूजा पे ज्यादा विश्वास करते थे, और जो है ना आम जन थे, आम जनता जो था वो ज्यादातर मूर्ति पूजा में विश्वास करता था। आगे बोलता है उसने यह भी बताने की कोशिश की कि जनमानस का झुकाव क्यों इंद्रिय गोचर संसार की ओर था। जैसे इंद्रियों से जिसको हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी ओर क्यों झुकाव था, क्योंकि वह अमूर्त विचारों के प्रति कोई रुचि नहीं रखते थे। मतलब जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में वो सोचना समझना नहीं चाहते थे। जैसे ईश्वर नहीं दिख रहा है तो उसके बारे में वो सोच समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन हाँ मूर्ति दिखाई दे रहा है जो कि छू पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो उसको वो इमेजिन कर पा रहे थे। इसीलिए कहा गया कि जो अमूर्त चीज है ना उसके बारे में बहुत ज्यादा वो रुचि नहीं रहते थे, तो जो मूर्त चीज है उसके बारे में रहते थे। तो मूर्ति एक क्या है, मूर्त रूप है। वहां पे आपको भगवान का एक क्या मिलता है ना, दर्शन होता है, एक चेहरा आपको है ना दिमाग में क्या होता है, बैठता है ना। तो वही चीज को यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देवताओं व ऋषियों मुनियों
कि स्मृति को बनाए रखने और उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए स्मारक स्थापित किए जाते थे और मूर्तियां बनाई जाती थी। तो जैसे बोले ना कि अब भगवान का क्या रूप है, अगर मान के चलिए आप सीरियल नहीं देखे रहते, आपको कोई फोटो नहीं है ना दिखाया जाता, या आपको किसी तरह से कोई भी मूर्ति आपको देखने को नहीं मिलता, तो आप बोला जाता शिव का क्या रूप है, तो आपको कोई इमेजिनेशन जो है नहीं आता, विष्णु का क्या रूप है, तो आपको कोई इमेज बनता ही नहीं आपके दिमाग में। तो वही चीज बोल रहा है कि अमूर्त चीज जो है ना, उसके बारे में ये लोग रुचि नहीं रखते थे, तो मूर्त चीज बनाया जाता था, और मूर्त चीजों में है ना सोचना और समझना थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे शिव भगवान बोले तो उसमें आपको सीधे जो है शिव भगवान का एक क्या बोलता है, एक रूप दिखाई देता है। विष्णु कहते हैं तो विष्णु का है, कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण का रूप दिखाई देता है, राम कहते हैं तो राम का जो स्ट्रक्चर है या रूप है वो दिखाई देता है। तो वही चीज को यहाँ पे समझाने का क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, और इसीलिए मूर्ति स्मारक वगैरह क्या किया जाता था, बनाया जाता था, है ना, ताकि उसमें जाके पूजा पाठ करके अपना श्रद्धा जो है व्यक्त किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। समय बीतने के साथ मूर्ति पूजा का उद्गम परिस्थितियां तो भुला दी गई, किंतु प्रथा ज्यों की त्यों बनी रही, और मूर्ति प्रथा जो है के प्रति जो है श्रद्धा भाव पक्की होती है। मतलब मूर्ति पूजा तो अभी तक जारी है ना, तो मूर्ति पूजा कभी भी बंद हुआ नहीं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं आर्थिक वाला में, क्योंकि यहाँ पे धर्म के मामले खत्म हो गया। अब सीधे हम आते हैं आर्थिक जानकारी, जिसमें कराधान के नियम और आय है ना विभाजन संबंधी विचार करेंगे, है ना, फिर प्राकृतिक भूगोल का वर्णन कर देंगे, मूल्यांकन कर देंगे, आंसर जो है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आर्थिक में क्या लिखा है। यदि भी अल्बुर्जन ने आर्थिक बातों का है ना ध्यान नहीं दिया, फिर भी उसने गोवध निषेध, सोमनाथ के महत्व, वैश्यावृत्ति के प्रचलन आदि विषय का आर्थिक विवेचना कर अपनी उत्कृष्टता का परिचय दिया। कहने का मतलब है कि ये जो जितना धर्म और समाज के बारे में या दूसरे सब्जेक्ट के बारे में इंटरेस्ट लिया, उतना ज्यादा इंटरेस्ट जो है इकोनॉमिक्स में या आर्थिक व्यवस्था पे नहीं लिया, लेकिन फिर भी आर्थिक व्यवस्था को बताने के लिए कुछ कुछ चीजों को वो उल्लेख करता है, और वो भी काफी उल्लेखनीय था। किस चीज का उल्लेख करता है, तो गोवध का निषेध था, ये बताता है। सोमनाथ, मतलब आप समझ रहे हैं कि गजनी जो है सोमनाथ में 1025 में क्या किया था, आक्रमण किया था, तो उसका समृद्धि को सुनते हुए ही तो आक्रमण वहां पे किया था, तो उसके बारे में बताता है, उसका क्या महत्व था। वैश्यावृत्ति उस समय प्रचलित थी, ये बताता है। और इस तरह से बहुत सारे आर्थिक तथ्यों का वो क्या करता है, विवेचना करता है, एक्सप्लेनेशन बताता है। और इसीलिए कहा जाता है कि ठीक है, बहुत ज्यादा तो एक्सप्लेन नहीं किया आर्थिक व्यवस्था, लेकिन बहुत कुछ वो फिर भी क्या करता है, बता के यहाँ पे जाता है अपने किताबुल हिंद में। वह कहता है कुछ प्रारंभिक मुस्लिम शासकों के कार्य तथा व्यापार प्रायः धार्मिक भावनाओं पर आधारित न होकर केवल राजनीतिक स्वार्थ पर आधारित थे। आपको ये भी आपको बताया गया, धर्म के नाम पर यहाँ पे आक्रमण किया जा रहा था, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य जो है अपने राजनीतिक उद्देश्य को क्या करना है, प्राप्त करना था। धर्म तो एक क्या था, जरिया था। तो वही चीज बोलता है कि राजनीतिक जो स्वार्थ था, एक बड़ा साम्राज्य हो, बहुत ज्यादा संपत्ति हो, है ना, उसके लिए वो लोग धर्म का आड़ लेता था और यहाँ वहां आक्रमण करता था, चाहे मंदिर हो चाहे किसी दूसरे देश पे हो, है ना। वह मोहम्मद बिन कासिम द्वारा मुल्तान की विजय का उल्लेख करते हुए बताता है, जब उसको पता चला कि मंदिर और उसकी मूर्तियों, है ना, यहाँ पे इसको देखते हैं थोड़ा सा आगे, है ना, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, है ना, यहाँ पे दे रहा है कि मुल्तान, है ना, में जब वो आक्रमण करता है, आपको अरब इन्वेजन में बताया गया था, विजय का उल्लेख करते हुए बताता है कि जब उसको पता चला कि मंदिर और उसकी मूर्ति के ही प्रताप से उस नगर के अपार धन संपत्ति एकत्रित हुई थी, तो वह उसकी संपन्नता का भी कारण थी, तो उसके मूर्ति को, है ना, जहां थी वहीं रहने दिया था। कहने का मतलब है मोहम्मद बिन कासिम को जब पता चलता है ना कि इस नगर में ये मूर्ति है और इसीलिए इस मूर्ति के कारण ये नगर जो है काफी समृद्ध है, तो वो जो है उस मूर्ति को वहीं छोड़ देता है, ये मानते हुए कि अगर ये मूर्ति को हटा दिया जाए तो इस नगर की समृद्धता जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे मान्यता था, है ना, और बहुत सारे मुस्लिम शासक जो है उसको ये, वो लोग भी इस चीज को मानते थे। वो चीज अलबरूनी जो है अपने किताब में बताता है। फिर आप लास्ट में या इसी का पार्ट है कराधान, टैक्स लेने का क्या नियम था, और आय विभाजन का। तो बोलता है ना, टैक्स के बारे में तो बहुत ज्यादा यहाँ पे दिया नहीं है ना, लेकिन फिर भी देख लेते हैं जो भी दिया है। अलबरूनी बताता है कि ब्राह्मणों के लिए घोर आवश्यकता की स्थिति छोड़कर व्यापार करना वाजिब था। कहने का मतलब बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तभी ब्राह्मण क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, और नहीं तो वो व्यापार करना उनको क्या था, मना था, उनको व्यापार नहीं करना था। ये चीज है। अब क्यों नहीं करना था वो चीज देख लीजिए। क्यों? क्योंकि व्यापार में झूठ और धोखेबाड़ी का, है ना, धोखेधड़ी का सहारा लेना पड़ता था। अब देख लीजिए, अभी एजुकेशन को ही क्या बना दिया गया है, व्यापार बना दिया है। आपको अलग अलग तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक ना। तो वही चीज आप देखिए कि व्यापार जो होता है उसमें ज्यादातर, है ना, प्रॉफिट के लिए लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखाधड़ी देते हैं, और इस तरह से लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए कहा गया था कि ब्राह्मण को इस तरह के व्यापार से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, जब तक
कि बहुत ज्यादा है ना उसके लिए व्यापार करना जरूरी ना हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज बोला है। सूदखोरी या प्रतिशत लेना भी वर्जित था, यानी कि आप किसी को पैसा है ना दिए और उसके बाद उससे सूद ले रहे हैं या उसका जमीन लूट ले रहे हैं, इस तरह से करना जो था वर्जित था। वैसे इसकी शूद्रों के लिए इजाजत थी जो 2% तक ब्याज ले सकते थे। तो इस तरह से सामान्यतः 4 वर्ण में है ना 3 वर्ण के बारे में कहा गया कि इस तरह का है ना आपको सूदखोरी नहीं करना, लेकिन शूद्र के बारे में कहा गया कि वो 2% तक क्या कर सकते थे, इंटरेस्ट में है ना ब्याज में पैसा दे सकते थे। अब लास्ट हम प्राकृतिक भूगोल हम लोग बता देते हैं और ये इसके बाद इसका मूल्यांकन कर लेंगे। अल बरूनी ने प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत चट्टान और पत्थरों के आकार, कौन कौन सा चट्टान उनको देखने को मिला, पत्थर का किस तरह से आकार था, उसको है ना उसका लंबाई चौड़ाई है ना उसका बनावट कैसा है। जैसे ग्रेनाइट पत्थर है तो उसका आपको अलग मिलेगा, बेसाल्ट है तो अलग मिलेगा, अलग अलग है ना। जैसे आग्नेय अवसादी है ना चट्टान, हम लोग रूपांतरित चट्टान यहाँ पे पढ़ते हैं, तो जो भी चट्टान उनको दिखा होगा जहां जहां वो गए होंगे तो उसके आकार लंबाई चौड़ाई और बनावट के बारे में वो बताया है ना। लोगों को है ना मानव शास्त्रीय तथा नाक नक्शा और वेशभूषा के सभी का वर्णन है ना कर दिया, मतलब मानव का जो पहनावा ओढ़ा हुआ था उसके बारे में भी वो क्या करते हैं थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करते हैं। उसने भारत के कई नगरों के विवरण देशांतर सहित दिया। तो उस समय अक्षांश और देशांतर बहुत है ना रेयर था, लेकिन फिर भी किताब में लिखा हुआ है देशांतर सहित दिया है तो हम सीधे सीधे इसको लिख दिए। उसने है ना काल विभाज्य के बारे में लिखते समय जल है ना जल घड़ियों का भी जिक्र किया। तो इस तरह से जल घड़ी का जिक्र किया जिसमें काल विभाजन यानी समय का विभाजन किया जाता था। अब जो भी तथ्य था हम लोगों को यहाँ पे है ना वो बता दिया गया है, जो भी हम लोगों को पता था। अब इन्हीं तथ्य के आधार पे हम इसका मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि ये जो था कितना है ना एक तरह से कहिए मान्य है, कितना है ना इसमें भरोसा हम कर सकते हैं। तो बोलता है अल बरूनी ने अपना इतिहास लिखते समय बड़ी ही ईमानदारी और सहानुभूति का परिचय दिया। मतलब वो है ना हम कह रहे हैं कि जो भी तथ्य यहाँ पे हम पढ़े उस आधार पे हम निष्कर्ष एक निकाल सकते हैं कि जो भी चीज लिखा वो ईमानदारी पूर्वक यहाँ पे लिखा और सहानुभूति पूर्वक यहाँ पे क्या करता है लिखता है। तो है ना कोई भी इतिहासकार जब भी ईमानदार होकर कोई चीज लिखता है तभी हम उसको है ना वहां पे भरोसा कर सकते हैं। और अगर वो एक पक्ष में झुक के अगर कोई चीज लिखेगा तो सही जानकारी हमको नहीं मिलेगा और फिर हम उसके द्वारा लिखा गया जो इतिहास है उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। उसके अनुसार उस समय हिंदू और मुसलमानों के बीच सैद्धांतिक और भावनात्मक शत्रुता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ पे वो बता रहा है कैसे हम यहाँ सहानुभूति के बारे में बात करें या ईमानदारी पूर्वक है ना वो लिखा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हैं कि वो अपने है ना किताब में स्पष्ट लिख देता है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था जो है ना मुसलमान थे और गैर मुसलमान थे उनके बीच जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा था। अल बरूनी ने कहीं कहीं भारतीय रीति रिवाजों के बारे में बड़ी कठोर भाषा का प्रयोग किया, लेकिन यह भी कहा कि ये दोष केवल हिंदुओं की नहीं है। तो कहने मतलब हम करते हैं ना दूसरे धर्मों का आलोचना करते हैं, तो कुछ ऐसे शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया जिसको यहाँ पे लिख दिया गया है कठोर भाषा, मतलब आलोचना किए होंगे हिंदू धर्म के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो केवल ये करें कि हिंदू धर्म में ही इस तरह का खराबी है, बल्कि वो अपने धर्म के बारे में भी या मुस्लिम जो धर्म है उसके बारे में है ना या अपना जो समाज है अरब उसके बारे में भी वहां पे जो खामियां थी उनके बारे में वो उल्लेख किए। और इसीलिए कहा गया है ईमानदारी पूर्वक लिखे, मतलब दोनों पक्ष के बारे में लिखे। अगर हमारा कोई पक्ष खराब है तो उसको भी लिखे हैं और अपना पक्ष कुछ खराब है तो उसको भी वो क्या किए लिखे है ना। तो यहाँ पे हिंदुओं में ही नहीं दूसरी जाति के लोगों में भी मिल जाते हैं जिनमें इस्लाम पूर्व अरब भी शामिल है। तो ऐसा नहीं है कि कमियां जो हैं वो हिंदुओं में ही थी और खामियां जो हैं वो हिंदुओं में थी, बल्कि अरब पूर्व जो मुसलमान है उसमें भी वहां पे आपको ये जो अरब का समाज था उस समय है ना उसमें भी आपको देखने को मिलता है। हालांकि इसके विवरण में कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशन है। इतना होने के बाद भी हम आंख मूंद के है ना इनका जो लिखा गया तथ्य उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। वो चीज लास्ट लाइन में हम लिख रहे हैं, कुछ लिमिटेशन इसका है। फिर भी भारतीय समाज के बारे में अल बरूनी अवलोकन संस्कृत गद्य पर आधारित है। जो 4 वर्ण था उसके बारे में पिछले वीडियो में बताया गया था। ये 4 वर्ण का उल्लेख कहां से कर लेते हैं, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से कर लेते हैं। तो जो चीज वहां लिखा हुआ था उसी को सीधे सीधे आप यहाँ पे लिख दिए। तो उस समय क्या था है ना ये हमको कैसे पता चलेगा, ये तो आप एक आइडियल है ना क्या किए किसी जो किताब था या आइडियल जो व्यवस्था था उसको आप सीधे सीधे अपने किताब में लिख दिए, लेकिन वर्तमान में क्या चेंजेस आया था नहीं आया था वो स्पष्ट हमको जानकारी नहीं मिलता है और इसीलिए बोला गया ये इसका एक लिमिटेशन था। दूसरी ओर क्षेत्र विशेष की व्यवस्था देखकर संपूर्ण भारत का वर्णन भी कई अंतर विरोधों को जन्म देता है। आपको पता होगा कि अल बरूनी कहां गया था इसके बारे में हमको स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ वो उत्तर भारत के पंजाब के कुछ एरिया में ही गया हुआ था। संपूर्ण भारत का तो वो है ना एक तरह से कह सकते हैं ना तो पूर्वोत्तर भारत तरफ गया था ना ही दक्षिण भारत का वो यात्रा करता है। तो हम ये लास्ट में कह रहे हैं कि भारत का मात्र एक हिस्सा में वो है ना घूमता है, एक हिस्सा का अवलोकन करता है। उस अवलोकन के आधार पर हम पूरे भारत के समाज के बारे में हम कोई भी निष्कर्ष निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि होता है ना कि केवल एक तथ्य आप जान के या एक
विषय के बारे में जान के आप संपूर्ण के बारे में कैसे कोई तथ्य निकाल सकते हैं। जैसे होता है ना हाथी के बारे में, कोई अंधा जो है पूंछ को छू लिया, तो वो संपूर्ण हाथी के बारे में नहीं जान सकता है। कोई पैर को छू लिया, कोई पेट को छू लिया, तो पेट को छूने वाला मैदान कह रहा है, पूंछ को छूने वाला सांप के जैसा कर रहा है ना, हाथी का पैर को छुआ तो वो खंबे के जैसा कर रहा है। तो सबका अपना अपना एक्सप्लेनेशन सही है, लेकिन वो जो है ना लिमिट है उसका, कहा संपूर्ण रूप से देखा जाए है ना, तो वो जो है एक तरह से खंबे की तरह हाथी है कहेगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो संपूर्णता में अगर देखा जाए तो हम आंख मूंद के इस पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, इसका कुछ लिमिटेशन है ना। अतः तुर्क आधिपत्य के पूर्व भारत के अध्ययन हेतु इसकी रचना अन्य समकालीन स्रोतों के आलोक में देखना चाहिए। तो कहने का मतलब है, लास्टली हम कंक्लूड यहाँ पे किए है ना, या किताब सब में ही लिखा हुआ मिलता है। तो देखिए तुर्क जब यहाँ पे आए थे तो उस समय का बहुत सारा साहित्यिक एक तरह से कहिए या पुरातात्विक अवशेष है, उन साहित्यिक अवशेष और पुरातात्विक अवशेष का हम जब अध्ययन करते हैं तो उन्हीं में से एक किताबुल हिंद है। सबका अध्ययन करते हैं, सबका निष्कर्ष को वहां देखते हैं, उसके बाद यहाँ के तथ्यों को पढ़ते हैं, सबको मिलाते जुलाते हुए हम यहाँ पे जो लिखा गया उस पर विश्वास करते हैं, है ना। कहने का मतलब यहाँ जो लिखा गया है वो 100% सही है ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है यहाँ जो लिखा गया तथ्य है वो कहीं दूसरे किताब में इससे कुछ दूसरा तथ्य लिखा गया, तो हम दोनों को क्या करेंगे, मैच करेंगे और उसके बाद जो दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य है उससे मिलाएंगे और एक निष्कर्ष निकालेंगे कि किसका तथ्य सही है। अलबरूनी का लिखा गया किताबुल हिंद में जो लिखा गया तथ्य है वो सही है या कोई दूसरे इतिहासकार के द्वारा लिखा गया तथ्य है वो सही है। तो इस तरह से इतिहास लिखा जाता है। कहते हैं ना इतिहास लिखना जो है वो भी बहुत ज्यादा क्या है, परेशानी का काम में है। नहीं तो हो सकता है कोई एक पक्ष को आप छोड़ दे तो उसका अर्थ का क्या बन जाएगा, अनर्थ बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग जो है इस क्वेश्चन को डिस्कस किए और वीडियो को यहाँ तक आप देख लिए तो आपके एक तरह से कह सकते हैं हिम्मत को दाद देना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बहुत रेयर लोग जो है इतने, देखिए एक तो हो गया कि आप हिम्मत करके देख रहे हैं, ये भी होगा। दूसरा चीज है कि आपको ये भी लग रहा होगा, जो छोड़ दिए होंगे उनको ये भी लग रहा होगा कि हम ये जो आंसर लिखे हैं उससे उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो एक इंसान सबको नहीं समझा सकता है, सबका समझाने का जो तरीका होता है अलग अलग होता है, लिखने का तरीका जो होता है अलग अलग होता है। तो ठीक है, अगर आपको लगता है आप यहाँ तक देख रहे हैं तो उम्मीद तो नहीं, हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि आपको ये लग रहा होगा कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, आपको फायदा हो रहा होगा तभी यहाँ तक देख रहे हैं। लेकिन जो छोड़ चुके हैं अगर उनको लग रहा है कि इससे कोई फायदा नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए। हम प्रयास करेंगे यहाँ पे ऐसा भी आपको कहा गया है जेपीएससी मेंस देने वाले में से बहुत लिमिटेड स्टूडेंट ही होंगे जो कि इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर या इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करेंगे। वैसे भी 4 टॉपिक है हिस्ट्री में, 4 टॉपिक में 2 ही टॉपिक कोई तैयार कर रहा होगा, तो मिडिवल हिस्ट्री जो तैयार कर रहा होगा उसमें भी लैंग्वेज इसका हिंदी होगा और उसमें भी जो हमको समझ पा रहा होगा, मेरा जो लेखन शैली है उसको समझ पा रहा होगा, तभी जो है ना वो देखेगा। और इसीलिए व्यू भले कम जाए लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं देर सवेर वीडियो आपको दिया जाए, और वीडियो जब भी बनाया जाए उसका क्वालिटी जो है उसको मेंटेन किया जाए। ऐसा नहीं है कि मन किया तो वीडियो बना दिए लेकिन क्वालिटी मेंटेन नहीं है। तो ठीक है ना, वीडियो भले इर्रेगुलर आ रहा है लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे रेगुलर इसको रखने का और क्वालिटी के साथ आपको चीजों को उपलब्ध कराने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।